नमस्कार। बैंक, ये शब्द सुनते ही शायद हमारे दिमाग में सेविंग्स अकाउंट, लोन या फिर शायद एटीएम, बस यही सब आता है ना? हाँ, बिल्कुल, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन क्या बैंक सिर्फ यहीं तक है? मुझे लगता है नहीं। आज हम कुछ ऐसी बैंकिंग सेवाओं की, आप कह सकते हैं, तह तक जाएंगे जो शायद थोड़ी पर्दे के पीछे रहती हैं, पर हमारे रोजमर्रा के मतलब रोज के वित्तीय जीवन को आसान और ज्यादा सुरक्षित बनाती हैं। सही बात है, कई ऐसी सर्विसेज हैं जो बहुत काम की हैं पर उतनी चर्चा में नहीं रहती। हाँ, और हमारी ये आज की चर्चा या पड़ताल जो है वो बैंक यूटिलिटी सर्विसेज एक्सप्लेन सिंपली नाम की एक सामग्री पर आधारित है। तो हम इसी के सहारे देखेंगे कि बैंक पैसे जमा करने और उधार देने वाले अपने मेन काम से आगे बढ़कर कौन-कौन सी जरूरी सुविधाएं देते हैं। मकसद सीधा सा है, ये समझना कि ये सेवाएं आखिर काम कैसे करती हैं और हमारे लिए मतलब आम लोगों के लिए क्यों मायने रखती हैं। तो चले शुरू करें इस गुत्थी को सुलझाना। जरूर जरूर। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसी चीज से जो शायद सुनने में थोड़ी पुरानी लगे, लेकिन मेरा मानना है कि आज भी इसकी अहमियत है। बैंक ड्राफ्ट। ये चेक से कैसे अलग है और इसे ज्यादा सुरक्षित क्यों माना जाता है? हाँ, बैंक ड्राफ्ट या जिसे हम डिमांड ड्राफ्ट मतलब डीडीवी कहते हैं, वो असल में बैंक का एक तरह का वादा है, भुगतान का वादा। वादा कैसे? देखिए, जब आप ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं तो बैंक पहली पैसे ले लेता है, या तो आपके अकाउंट से काट लेगा या आप कैश दे देंगे। अच्छा, पहले पैसे ले लेता है। हाँ, और फिर उस रकम का ड्राफ्ट जारी करता है। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब भुगतान की गारंटी बैंक की है, आपकी नहीं। ओह, तो ये बात है। बिल्कुल, जबकि चेक में ऐसा नहीं होता। अगर आपके खाते में पैसे कम हैं तो चेक बाउंस हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ड्राफ्ट के साथ वो रिस्क, वो जोखिम लगभग खत्म हो जाता है, इसीलिए ये सुरक्षित है। अच्छा, तो ये एक तरह की प्रीपेड गारंटी हुई बैंक की तरफ से। लेकिन एक सवाल है, आजकल तो हमारे पास एनईएफटी है, आरटीजीएस है, आईएमपीएस है, इतने तेज तरीके हैं पैसे भेजने के, तो फिर बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल कहाँ होता है? क्या इसकी जरूरत कम नहीं हो गई है? सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, ये बात सही है कि डिजिटल ट्रांसफर बहुत तेज हैं, बहुत सुविधाजनक हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कुछ खास स्थितियां हैं जहां ड्राफ्ट की आज भी अपनी जगह है। जैसे आप देखिए, कई शिक्षण संस्थान हैं या सरकारी विभाग हैं, वो आज भी एडमिशन फीस या दूसरे चार्जेस के लिए बैंक ड्राफ्ट ही मांगते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी देखा है, फॉर्म्स वगैरह में लिखा होता है। बिल्कुल, वजह वही है, गारंटी। उन्हें पक्का पता होता है कि ये पैसा मिलेगा ही मिलेगा, बाउंस नहीं होगा। और एक बात और, मान लीजिए आप किसी ऐसे व्यक्ति या संस्था को पेमेंट कर रहे हैं जिस पर आपको शायद पूरा भरोसा नहीं है, या जहां रकम काफी बड़ी है, तो वहां ड्राफ्ट एक ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन लगता है। धोखाधड़ी का खतरा कम हो जाता है इसमें। हाँ, ये सुरक्षा वाला पहलू तो समझ आता है, खासकर जब किसी संस्था को पेमेंट करना हो। लेकिन क्या ड्राफ्ट बनवाने में कोई मतलब झंझट या एक्स्ट्रा खर्चा भी है? बिल्कुल, झंझट तो है थोड़ा। आपको बैंक जाना पड़ता है, एक फॉर्म भरना होता है, और हाँ, बैंक इसके लिए थोड़ी फीस भी लेता है। अच्छा, तो जाहिर है डिजिटल ट्रांसफर के मुकाबले ये धीमा भी है और कम सुविधाजनक भी। तो हाँ, रोजमर्रा के लेन देन में तो इसकी जरूरत घटी है, लेकिन जैसा मैंने कहा, कुछ खास जरूरतों के लिए ये आज भी काम आता है। और ये दिखाता भी है कि बैंकिंग में कैसे पुरानी और नई टेक्नोलॉजी साथ साथ चल रही हैं। ठीक है, समझ गए। तो ये हुई सुरक्षा और गारंटी की बात एक पारंपरिक तरीके से। अब चलते हैं उस दुनिया में जिसने बैंकिंग को सच में हमारी उंगलियों पर ला दिया है, ई बैंकिंग। इसने तो जैसे बैंक को हमारी जेब में ही डाल दिया है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, ये एक बहुत बड़ा टर्म है। इसके अंदर कई चीजें आती हैं। इसने बैंकिंग को बैंक की ब्रांच की चारदीवारी से निकालकर हमारे कंप्यूटर और मोबाइल फोन तक पहुंचा दिया है। और जब हम फंड ट्रांसफर की बात करते हैं तो ई बैंकिंग के तहत मुख्य रूप से 3 अहम तरीके हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है: आरटीजीएस, एनईएफटी और ईसीएस। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक तरीके हैं पैसे भेजने या मंगाने के, लेकिन इनके काम करने का तरीका और इनका इस्तेमाल वो थोड़ा थोड़ा अलग है। अच्छा, तो फिर सबसे तेज वाले से शुरू करते हैं, आरटीजीएस। मैंने सुना है कि ये बड़ी रकम फटाफट भेजने के लिए होता है। हाँ बिल्कुल, आरटीजीएस का मतलब ही है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब इसमें 2 बातें हैं, रियल टाइम और ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब है कि पैसा लगभग तुरंत पहुंचता है, जैसे यहां से भेजा लगभग उसी समय वहां पहुंच गया, कोई वेटिंग पीरियड नहीं। ओह वाओ, इंस्टेंट। हाँ बिल्कुल इंस्टेंट। और ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन को अलग अलग प्रोसेस किया जाता है
उसे किसी और ट्रांजैक्शन के साथ क्लब नहीं करते या बैच नहीं बनाते। हर सौदा अपनी जगह पर तुरंत सेटल होता है। अच्छा। तो हाँ, ये भारत में पैसे भेजने का सबसे तेज तरीका है और आमतौर पे मतलब नियमों के हिसाब से 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम भेजने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। तो मतलब अगर किसी बड़े कारोबारी को अपने सप्लायर को फौरन पेमेंट करना है, या मान लीजिए किसी को प्रॉपर्टी की डील फाइनल करनी है जहां तुरंत पैसे देने हैं, तो उनके लिए आरटीजीएस ही सबसे अच्छा रास्ता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसीलिए ये बड़े व्यापारिक सौदों और हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। ये बिजनेसेस में कैश फ्लो को स्मूथ बनाए रखने में मदद करता है। लेकिन क्या इसकी कोई टाइमिंग की लिमिट है या कोई और खास बात जो ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, पहले ये बैंक के वर्किंग आवर्स में ही होता था, लेकिन अब इसमें काफी बदलाव आया है और आरबीआई ने इसे 24/7 कर दिया है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, अब ये 24 आवर्स चलता है? जी हाँ, अब ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। और हाँ, बैंक इसके लिए थोड़ा चार्ज भी लेते हैं, जो भेजे जाने वाली रकम पर निर्भर करता है। लेकिन इसका एक बड़ा फायदा यही है कि पैसा तुरंत पहुंचता है, तो भेजने वाले को एक तसल्ली रहती है कि भाई काम हो गया। समझ गए। तो ये हुआ स्पीड और बड़ी रकम के लिए। अब आते हैं एनईएफटी पर। ये आरटीजीएस से अलग कैसे है और ये इतना पॉपुलर क्यों है, खासकर हम जैसे आम लोगों के छोटे-मोटे ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए? NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक तरीका ही है, लेकिन इसका काम करने का ढंग आरटीजीएस से थोड़ा अलग है। कैसे? देखिए, आरटीजीएस में तो हर ट्रांजैक्शन तुरंत सेटल होता है ना। हाँ। NEFT जो है वो आधे घंटे के बैच में काम करता है। बैच में? मतलब ये कि मान लीजिए सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक जितनी भी नेफ्ट रिक्वेस्ट आए उन सबको इकट्ठा किया जाएगा और 10:30 बजे एक साथ प्रोसेस कर दिया जाएगा। फिर अगला बैच 11 बजे, फिर 11:30 बजे, ऐसे। अच्छा, तो इसमें पैसा पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता होगा फिर? हाँ, आरटीजीएस जितना तेज नहीं है। पैसा पहुंचने में कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटे भी लग सकते हैं, पर आमतौर पर उसी दिन बल्कि कुछ ही घंटों में पहुंच जाता है। आरबीआई ने इसके लिए भी सेटलमेंट साइकिल काफी बेहतर कर दी हैं और ये भी अब 24/7 उपलब्ध है। तो फिर अगर ये थोड़ा धीमा है तो भी इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों होता है? इसकी पॉपुलैरिटी की कई वजह हैं। पहली और सबसे बड़ी वजह, इसमें मिनिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। आरटीजीएस में 2 लाख की लिमिट है ना। हाँ। नेफ्ट में आप चाहें तो 1 रुपया भी भेज सकते हैं। अच्छा। और मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट भी बैंक अपने हिसाब से तय करते हैं, पर वो काफी ज्यादा होती है। तो इसलिए ये आम लोगों के रोजमर्रा के छोटे मोटे ट्रांसफर के लिए, जैसे दोस्तों को पैसे भेजने हैं, किराया देना है या कोई छोटा ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके लिए बहुत सुविधाजनक है। ये तो बहुत काम की बात है। दूसरी बात, ये सर्विस लगभग सभी बैंक ब्रांचों में और इंटरनेट या मोबाइल बैंकिंग पर आसानी से मिल जाती है। और तीसरी बात, आरटीजीएस के मुकाबले इसका चार्ज अक्सर कम होता है, या कई बैंक तो अब शायद लेते भी नहीं है, खासकर ऑनलाइन करने पर। अच्छा। तो इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत इसे आम इस्तेमाल के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल बनाती है। मतलब अगर आरटीजीएस एक्सप्रेस हाईवे है तो एनईएफटी एक तरह से रेगुलर सिटी रोड जैसा हुआ। दोनों की अपनी जरूरत है, अपनी जगह है। हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने, बहुत अच्छा एनालॉजी है ये। अच्छा, अब ये तीसरा नाम ECS, ये क्या चीज है? ये कहाँ काम आता है? आरटीजीएस और एनईएफटी तो पैसे भेजने के लिए हो गए, ECS का क्या काम है? ECS यानी इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। जी। ये उन पेमेंट्स के लिए बना है जो बार बार होते हैं, मतलब रेकरिंग होते हैं और बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। आप इसे एक तरह का बल्क पेमेंट या बल्क कलेक्शन सिस्टम कह सकते हैं। बल्क पेमेंट जैसे कि? सोचिए, एक बड़ी कंपनी है, उसे हर महीने अपने हजारों कर्मचारियों को सैलरी देनी है। हाँ। या फिर सोचिए, बिजली कंपनी है, उसे लाखों ग्राहकों से हर महीने बिल का पैसा लेना है। या फिर आपकी लोन की EMI है जो हर महीने कटती है। हाँ। अब इन सब कामों के लिए एक एक ट्रांजैक्शन करना तो लगभग नामुमकिन है ना? बिल्कुल। कितना टाइम और मेहनत लगेगी, यहीं पर ECS काम आता है। अच्छा, तो ये ऑटोमेशन और बड़े पैमाने पर लेन देन के लिए है। ये काम कैसे करता है? क्या ये सिर्फ कंपनियों के लिए ही होता है? नहीं, ये हमारे लिए भी उतना ही फायदेमंद है। ये 2 तरह से काम करता है, ECS क्रेडिट और ECS डेबिट। क्रेडिट और डेबिट? हाँ, ECS क्रेडिट में एक संस्था जैसे कोई कंपनी एक बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर हजारों या लाखों दूसरे बैंक अकाउंट्स में डालती है, जैसे सैलरी का पेमेंट, पेंशन का भुगतान या कंपनियों का डिविडेंड देना। अच्छा, एक से कई लोगों को पैसा भेजना। बिल्कुल। और ECS डेबिट में इसका उल्टा होता है। इसमें एक संस्था जैसे आपकी बिजली कंपनी या बैंक लोन EMI के लिए
उसको ये अधिकार मिलता है कि वो आपके बैंक अकाउंट से हर महीने एक तय तारीख को एक निश्चित रकम काट ले। ओह, ये तो ऑटो डेबिट वाला सिस्टम हुआ, जैसे बिल पेमेंट, लोन ईएमआई, बीमा का प्रीमियम या म्यूचुअल फंड एसआईपी की किश्त वगैरह। बिल्कुल सही, आप एकदम सही समझ रहे हैं। ये वही ऑटो डेबिट है। ये सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत सुविधाजनक है। हमें हर महीने तारीख याद रख लें या पेमेंट करने का झंझट नहीं रहता, सब ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, ये ऑटो डेबिट वाली सुविधा तो बहुत ही आम हो गई है आजकल, करीब लगभग हर चीज में। जी। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी कंपनी या संस्था को अपने खाते से पैसे काटने की इजाजत देनी पड़ती है। क्या ये सुरक्षित है? कोई रिस्क तो नहीं इसमें? देखिए, ये पूरी तरह से एक सुरक्षित और रेगुलेटेड प्रक्रिया है। आप ऐसे ही किसी को इजाजत नहीं देते। हाँ। आपको एक मैंडेट फॉर्म भरना होता है जिसे आप साइन करते हैं। हाँ, वो फॉर्म देखा है मैंने। उस फॉर्म में साफ साफ लिखा होता है कि कौन सी संस्था, कितनी रकम या उसकी ऊपरी सीमा क्या होगी और कब तक आपके खाते से पैसे काट सकती है। सब कुछ डिफाइंड होता है और आप चाहें तो इस मैंडेट को बाद में कैंसिल भी करवा सकते हैं अपने बैंक के जरिए। अच्छा, इसे रोक भी सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो ईसीएस ने न केवल पेमेंट्स को ऑटोमेट करके समय और पैसा बचाया है, बल्कि इसने एक तरह से फाइनेंशियल डिसिप्लिन मतलब वित्तीय अनुशासन को भी बढ़ावा दिया है। लोगों की ईएमआई या एसआईपी वगैरह टाइम पर जमा हो जाती है। और हाँ, ये जो पूरी सब्सक्रिप्शन इकोनॉमी हम आज देख रहे हैं, चाहे वो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो या कोई और मंथली सर्विस, उसको चलाने में भी ईसीएस का बहुत बड़ा हाथ है। ये तो बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक तकनीकी सिस्टम हमारे व्यवहार और पूरी अर्थव्यवस्था पे इतना असर डालता है। वाकई। अच्छा, तो इन तीनों ने आरटीजीएस, एनईएफटी और ईसीएस मिलकर फंड ट्रांसफर और रिकरिंग पेमेंट्स को तो बहुत आसान बना दिया। अब उस चीज पर आते हैं जो शायद इन सबको हमारे लिए सबसे ज्यादा सुलभ बनाती है, इंटरनेट बैंकिंग। क्या ये सिर्फ फंड ट्रांसफर तक ही सीमित है या इसके और भी फायदे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग आप कह लीजिए, ये तो एक पूरा का पूरा वर्चुअल बैंक है आपके कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर। फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस वगैरह तो इसका बस एक हिस्सा है, हालांकि बहुत जरूरी हिस्सा है। तो और क्या क्या कर सकते हैं हम इससे? अरे बहुत कुछ। आप अपने खाते का बैलेंस कभी भी देख सकते हैं, पिछले सारे लेन देन का डिटेल्ड स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, अपना पता या फोन नंबर अपडेट कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ, नई चेकबुक ऑर्डर कर सकते हैं, अगर कोई चेक दिया है और उसका पेमेंट रुकवाना है तो वो भी कर सकते हैं। और बिल पेमेंट वगैरह वो भी हो जाता है? हाँ बिल्कुल। लगभग हर तरह के बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, डीटीएच रिचार्ज, ये सब आप ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन ही फिक्स डिपॉजिट, एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट, आरडी खोल सकते हैं, उन्हें मैनेज कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर तोड़ भी सकते हैं। अच्छा, एफडी आरडी भी ऑनलाइन? जी हाँ, कई बैंक तो अब ऑनलाइन ही छोटे लोन या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की सुविधा भी देने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब आप दिन के 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं, बस इंटरनेट होना चाहिए। इसने हमें अपने पैसों पर पहले से कहीं ज्यादा कंट्रोल और पारदर्शिता दी है। ये तो है, सुविधा तो बहुत है, लेकिन एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, क्या इसमें जोखिम नहीं है? साइबर सुरक्षा, हैकिंग, फ्रॉड, ये सब बड़ी चिंताएं हैं आजकल। जोखिम तो हैं, बिल्कुल हैं, और इसीलिए बैंक सुरक्षा पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। आपने देखा होगा, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब पासवर्ड के साथ ओटीपी या कोई और तरीका, डेटा एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, वर्चुअल कीबोर्ड जैसी तकनीकें होती हैं ताकि आपके की स्ट्रोक्स रिकॉर्ड ना हो। लेकिन हाँ, ग्राहकों को भी बहुत सावधान रहने की जरूरत होती है। अपना पासवर्ड या ओटीपी कभी किसी से शेयर ना करें, पब्लिक वाईफाई पर बैंकिंग करने से बचें, फिशिंग ईमेल्स या लिंक से सावधान रहें। ये असल में सुविधा और सुरक्षा के बीच एक लगातार चलने वाला संतुलन है। बैंक टेक्नोलॉजी को बेहतर करते हैं और फ्रॉड करने वाले नए तरीके निकालते हैं। ये एक सतत प्रक्रिया है। सही बात। और ये तय है कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग ने आम आदमी के लिए बैंकिंग को बेहद आसान और सुलभ बना दिया है, खासकर उन लोगों के लिए जो शायद आसानी से बैंक की ब्रांच तक नहीं जा सकते। सही कहा, सुविधा और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अभी तक हमने डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं की बात की, लेकिन बैंक एक और बहुत महत्वपूर्ण फिजिकल सेवा भी देते हैं, सेफ डिपॉजिट लॉकर। ये क्या है और इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? बिल्कुल, बैंक सिर्फ आपके डिजिटल पैसे या डेटा को ही नहीं, आपकी कीमती भौतिक चीजों मतलब फिजिकल एसेट्स को भी सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। सेफ डिपॉजिट लॉकर्स इसी का एक जरिया है।
ये असल में बैंक की बहुत ही सुरक्षित तिजोरियों, जिन्हें वॉल्ट कहते हैं, उनके अंदर बने हुए स्टील के लॉकर होते हैं। ग्राहक इन्हें सालाना किराया देकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग इनमें रखते क्या है? क्या घर पर रखना ज्यादा सुरक्षित नहीं? देखिए, घरों में चोरी का डर या आग लगने जैसी दुर्घटनाओं का खतरा तो हमेशा बना रहता है ना? हाँ, वो तो है। लोग लॉकर में आमतौर पर वो चीजें रखते हैं जो या तो बहुत कीमती हों या जिनके खोने से बड़ा नुकसान हो सकता है, जैसे सोने चांदी के जेवर, प्रॉपर्टी के ओरिजिनल कागजात, वसीयत, पुराने शेयर सर्टिफिकेट, बीमा पॉलिसी या कोई और ऐसी चीज जिसका भावनात्मक या पारिवारिक महत्व बहुत ज्यादा हो। अच्छा। बैंक इन लॉकरों की सुरक्षा के लिए बहुत कड़े इंतजाम करते हैं। इनकी बनावट बहुत मजबूत होती है। 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी होती है, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, आग से बचाव के सिस्टम होते हैं और एक्सेस भी कंट्रोल्ड होता है। एक्सेस कंट्रोल्ड मतलब ये कि लॉकर खोलने के लिए 2 चाबियों की जरूरत होती है। एक चाबी ग्राहक के पास रहती है और एक बैंक के पास होती है, जिसे मास्टर की कहते हैं। जब दोनों चाबियां एक साथ लगती हैं तभी लॉकर खुलता है। कोई एक चाबी से नहीं खोल सकता। अच्छा, तो ये काफी सुरक्षित प्रक्रिया है। ये एक तरह से मानसिक शांति भी देता होगा कि आपकी सबसे कीमती चीजें महफूज हैं। बिल्कुल, मानसिक शांति एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे। लेकिन एक सवाल यहां भी उठता है। आजकल के डिजिटल जमाने में, जहां बहुत सारे दस्तावेज ऑनलाइन जैसे डिजी लॉकर वगैरह में रखे जा सकते हैं, क्या इन फिजिकल लॉकर की अहमियत कम हो रही है? हाँ, ये सवाल तो है। कुछ हद तक शायद हाँ। जैसे मैंने कहा, कई दस्तावेज अब डीमैट फॉर्म में हैं या डिजिटल रूप में उपलब्ध हैं। लेकिन जेवर जैसी चीजें या कुछ बहुत पुराने और भावनात्मक महत्व के कागजात या कोई छोटी-मोटी कीमती वस्तुएं, उनके लिए तो फिजिकल सुरक्षा की जरूरत अभी भी बनी हुई है। हाँ, ये हो सकता है कि भविष्य में इनका स्वरूप कुछ बदले या शायद डिजिटल वॉल्ट्स जैसी कोई नई चीज ज्यादा आम हो जाए। लेकिन फिलहाल जो हमारी फिजिकल संपत्ति है, उसकी सुरक्षा के लिए ये एक भरोसेमंद और आजमाया हुआ जरिया है। तो हमने आज बैंक ड्राफ्ट की गारंटी से बात शुरू की, फिर आरटीजीएस और एनईएफटी की रफ्तार देखी, ईसीएस का ऑटोमेशन समझा, इंटरनेट बैंकिंग की व्यापक सुविधा को जाना और आखिर में सेफ डिपॉजिट लॉकर की भौतिक सुरक्षा पर भी बात की। इन सभी सेवाओं को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? मतलब बैंक असल में क्या है आज? देखिए, तस्वीर ये उभरती है कि बैंक अब सिर्फ पैसे के लेन देन या बचत करने की जगह नहीं रहे। वो उससे कहीं आगे बढ़ गए हैं। वो हमारे वित्तीय जीवन के लगभग हर पहलू को छूने वाली और उसे ज्यादा सरल, ज्यादा तेज और ज्यादा सुरक्षित बनाने वाली सेवाओं का एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा तंत्र बन गए हैं। इकोसिस्टम सही शब्द है। ये जो यूटिलिटी सेवाएं हैं जिनकी हमने बात की, ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करती हैं। ये व्यापार को ज्यादा सुचारू रूप से चलाने में मदद करती हैं और कुल मिलाकर देखें तो ये पूरी आधुनिक अर्थव्यवस्था को गति देने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। इनके बिना आज की जो ये तेज रफ्तार दुनिया है, उसकी कल्पना करना भी शायद मुश्किल है। इन्होंने बैंकिंग को सिर्फ पैसे जमा रखने की एक निष्क्रिय जगह से निकालकर एक सक्रिय सहायक की भूमिका में ला दिया है। ये वाकई एक बहुत जरूरी नजरिया है। हम शायद रोज इन सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, पर कभी सोचते नहीं कि बैंक हमारी जिंदगी में कितने अलग-अलग और कई बार अदृश्य तरीकों से शामिल हैं। आज ये बात ज्यादा साफ हुई। बिल्कुल। और जाते जाते मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा सोचने के लिए। हम देख रहे हैं कि बैंकिंग लगातार और तेजी से डिजिटल होती जा रही है। इससे सुविधा तो बहुत बढ़ रही है, लेकिन साथ ही साथ सुरक्षा की नई चिंताएं भी सामने आ रही हैं। हाँ, ये बात तो है। तो सवाल ये है कि भविष्य में बैंकों और हम ग्राहकों के लिए ये जो सुविधा और सुरक्षा के बीच का संतुलन है, इसे कैसे साधा जाएगा? और क्या कभी ऐसा वक्त आएगा जब सेफ डिपॉजिट लॉकर जैसी फिजिकल सुरक्षा की जरूरत पूरी तरह खत्म हो जाएगी, या फिर वो किसी नए, शायद हाइब्रिड रूप में, मतलब फिजिकल और डिजिटल के मिले जुले रूप में बदल जाएगी? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा कि आने वाली टेक्नोलॉजी हमारी सुरक्षा की जरूरतों और तरीकों को कैसे बदलेगी।